आज हम डुअलिटी पे लेक्चर देने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम एलपीपी क्या होता है, सिंप्लेक्स मेथड, बिग एंड मेथड, इन सब पे बात कर चुके हैं। आज उससे आगे हम डुअलिटी, जिसे हिंदी में द्वैतता बोलते हैं, उस पे अध्ययन करने जा रहे हैं। डुअलिटी, द्वैतता, जनरल मीनिंग इसका है डुअल फॉर्म, दो रूप जो एक जैसे हों। पर प्रॉब्लम यह है कि गणित में एक जैसी किस चीज़ को हम कहना चाह रहे हैं। तो हमें जो एक एलपीपी दी जाती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके साथ हमेशा एक और एलपीपी एसोसिएट रहती है जो उसके जैसी ही होती है। यहाँ अब गणित में जैसे ही से क्या मतलब है, जैसे दो जुड़वा बच्चे होते हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, उनकी शक्ल सूरत सब एक जैसी है, तो वहाँ तो दो अलग अलग एंटिटी है। यहाँ भी एंटिटी दो अलग अलग है, दो प्रॉब्लम है, पर वो एक जैसे का रूप गणित में हम कैसे बता रहे हैं। यहाँ गणित में एक जैसे का मतलब है उनका जो आंसर आएगा या जो सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो वो मेन प्रॉब्लम का है वही उसका आएगा। इसलिए हम इसको डुअल फॉर्म कह रहे हैं कि गणित में भी एक ही तरह की दो प्रॉब्लम हो रही है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, यहाँ एक दी हुई एलपीपी से एक ही एलपीपी और एसोसिएट रहेगी, एक से ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि जब भी एक से ज़्यादा की आप करोगे कोशिश दूसरे को, फिर उसका डुअल बनाने की कोशिश करोगे, तो वापस से हमारी एलपीपी आ जाएगी ओरिजिनल वाली। इसलिए हम यहाँ पे एक थ्योरम भी है इस पे, उसको पढ़ेंगे अभी आगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आएगी कौन सा तो डुअल है कौन सा वो है। तो जो जब भी अपने को जो ओरिजिनल प्रॉब्लम दी हुई होती है उसको हम प्राइमल प्रॉब्लम बोलते हैं, आद्य समस्या हिंदी में। दी हुई एलपीपी का ओरिजिनल जो प्रॉब्लम हमको दी हुई है उसको हम प्राइमल प्रॉब्लम, डुअल प्रॉब्लम बोलते हैं। इसके बाद हम उसको डुअल कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, उसको प्राइमल प्रॉब्लम से हमें डुअल प्रॉब्लम बनानी है, उससे जुड़ी हुई उसकी जैसी जो एसोसिएट प्रॉब्लम है वो बनानी है। इस चीज़ में दो चीज़ें और काम में हमारे आती ही है कि जो हमको एलपीपी है वो हमारी सिमेट्रिक है, अनसिमेट्रिक है। ये भी हम अभी देखेंगे आगे, एक थ्योरम हम इसमें लेंगे। तो ये क्लियर हुआ हमें कि डुअलिटी का मतलब एक और प्रॉब्लम उसके जैसी ही उसी नेचर की होगी जिससे हमें आंसर मिलेगा। यहाँ जो एक बहुत बड़ा फायदा है कि हम ये डुअलिटी पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इससे हमें मिलने वाला है। देखिए, आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल कराऊंगा पिछला, जब आपने प्योर सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा था और उसके बाद आपने दो और मेथड पढ़े थे, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड। बिग एम और टू फेज मेथड की हमको ज़रूरत जब पड़ती थी जब हमारे दिए हुए एलपीपी के कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में होते थे, तो हमें उनमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा करनी पड़ती थी और टेबल्स भी बड़ी बनती थी, डीजेनरेसी भी रह सकती थी उनमें। इस तरह कई समस्याएं हमारे पास आती थी। तो उस समस्याओं को डुअलिटी से हम सुलझा सकते हैं, क्योंकि डुअलिटी का जो मेन प्रॉब्लम आपको दिया हुआ होगा और जब उसकी डुअल दूसरा उससे एसोसिएट रूप निकालेंगे तो उनके कंस्टेंट के सिंबल बदल जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डुअलिटी का फ़ायदा है कि कंस्टेंट के सिंबल बदलने से फ़ायदा क्या हुआ, अगर हमारी ओरिजिनल प्राइमल प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्टेंट में दी हुई हो तो हम उसकी डुअल बना लें, उससे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में हो जाएगी। और जो ही लेस देन इक्वल टू की फॉर्म में हो जाएगी हम हमारा ओरिजिनल प्योर सिंप्लेक्स मेथड काम में ले सकते हैं जिसमें कैलकुलेशन कम होती है। ये सबसे बड़ा फायदा डुअलिटी का है। क्लियर? तो इसलिए हम डुअलिटी पढ़ते हैं और आगे हम देख लेंगे कैसे हम इनको डुअलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, कैसे डुअलिटी बनाते हैं। मान लीजिए हमको एक मैट्रिक्स दी हुई है, एलपीपी को दी हुई है जिसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बना रहे हैं। यहाँ देखिए आप, मैं पहला केस सिमेट्रिक का ले रहा हूँ। ये मिनिमाइज कीजिए, न्यूनतम कीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म आप जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी दी हुई एलपीपी का जेड पी इज इक्वल टू सी एक्स, सी के ये कोफिशिएंट दे रखे हैं C1 C2 अप टू Cn और x के कोफिशिएंट दे रखे हैं x1 x2 अप टू xn, जिसको C को हम
कॉस्ट वेक्टर कहते हैं, एक्स को हम एक्टिविटी वेरिएबल कहते हैं। ये मैंने जब आपको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म पढ़ाया था जब भी बताया था कि सी और एक्स हमारे रो और कॉलम वेक्टर हैं। वेक्टर क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। यहाँ वेक्टर का मतलब हमारा फिजिक्स वाले सेंस से नहीं है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड से नहीं है। अगर कोई मैट्रिक्स आइदर रो में हो या कॉलम में हो तो हम यहाँ वेक्टर बोल रहे हैं, इसलिए सी हमारा हो रहा है कॉस्ट वेक्टर, एक्स है हमारा एक्टिविटी वेक्टर। एक रो में है, एक कॉलम में है। मेन जो इसमें एक मैट्रिक्स रहती है वो सिर्फ एक ही रहती है, दैट इज ए, एक्टिविटी मैट्रिक्स। सारे कंस्ट्रेंट के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखते हैं A11 A12 अप टू A1 है। इसको मल्टीप्लाई कर हमारा जो एक्स एक्टिविटी वेक्टर उससे करते हैं, और जो हमें ओरिजिनल एलपीपी में साइन यहाँ पे क्योंकि निम्नतम है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, निम्नतम होता है तो कंस्टेंट के जो हमारे साइन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होते हैं, और अधिकतम होता है तो कंस्टेंट के साइन लेस देन इक्वल टू लेते हैं। इधर हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है बी आ रहा है, B1 B2 Bn, दैट इज रिक्वायरमेंट वेक्टर। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं। जब भी मैंने शुरू में आपको बताया था, हमने कहा था बाकी सब हम कैपिटल में कर रहे हैं, यहाँ b स्मॉल में होता है क्योंकि कैपिटल B के लिए हमारा एक बेसिक सॉल्यूशन और हम पढ़ेंगे, पढ़ा था हमने, वो आता है कैपिटल B से, उसको डिनोट करते हैं। यहाँ स्मॉल b से डिनोट कर रहे हैं इसको। और इस पूरे फॉर्म को जब हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म की बजाय, ये तो मिनिमाइज जेड पी, पी यहाँ पे प्राइमल प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। मिनिमाइज जेड पी, प्राइमल प्रॉब्लम का जेड को मिनिमम करना है जो कि सी एक्स के बराबर है, कंस्टेंट ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और नॉन नेगेटिव कंस्टेंट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब जो मेन चीज़ हम करना चाह रहे हैं, आज बात करना चाह रहे हैं, वो यहाँ आप देखें डुअल प्रॉब्लम हम निकालना चाह रहे हैं। डुअल प्रॉब्लम में जो भी आपको ओरिजिनल प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिया हुआ है, जैसे हमें यहाँ पे निम्नतम कीजिए दिया हुआ था तो उसका उल्टा हो जाएगा, अधिकतम कीजिए। क्लियर? तो यहाँ अधिकतम कीजिए डुअल प्रॉब्लम में होगा, और जो जेड पी था उसको हम जेड डी लिख रहे हैं, मतलब डुअल का जेड है ये बराबर। अब एक चीज़ यहाँ बड़ा ध्यान से आप देखिएगा, और थोड़ा सा इस पर होमवर्क की भी आपको ज़रूरत है। देखिए सी हमारा कैसा है, रो वेक्टर है। ऊपर प्राइमल में सी कैसा है, रेड कलर में सी लिखा हुआ मैंने, ये रो वेक्टर है। और बी जो आपको प्राइमल का दिख रहा है वो कॉलम वेक्टर है। मैट्रिक्स प्रॉपर्टी से आपने पढ़ा है कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो कॉलम में बदल जाता है, कॉलम रो में बदल जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि सी की जगह जब हम चेंज करना चाहेंगे तो हमें कोई रो वेक्टर ही चाहिएगा, और वेक्टर में हम देखते हैं बी हमारे पास प्राइमल प्रॉब्लम में कैसा है, कॉलम वेक्टर। तो हम बी का ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रो वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखें मैक्सिमाइज जेड टी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज, ये रो वेक्टर बन जाएगा, बी ट्रांसपोज डब्ल्यू। अब यहाँ डब्ल्यू क्या है, हमारा डुअल मैट्रिक्स के एक्टिविटी वेरिएबल है। जैसे प्राइमल का एक्स होता है वैसे इसका डब्ल्यू होता है। अब हमने दूसरा क्यों लिया यहाँ डब्ल्यू, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या होगा, सी और बी का बराबर होना जरूरी नहीं है। कॉस्ट के कोफिशिएंट और कंस्टेंट के रिक्वायरमेंट हर केस में बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। तो नंबर ऑफ जो हम इसको कॉस्ट बनाना चाह रहे हैं रिक्वायरमेंट वेक्टर को, वो हो सकता है हमारे सी के बराबर नहीं आए, तो यहाँ एक्स काम में नहीं आएगा। एक्स के जितने वेरिएबल हमारे पास नहीं होंगे, तो यहाँ वेरिएबल कम और ज़्यादा हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमारे कंस्टेंट कितने हैं। तो हमने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया डब्ल्यू, W1 W2 W3, जितना हमारा बी का कॉलम ऑर्डर होगा उतना उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम को सेट करते हुए ही मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स में, इसलिए हम बी ट्रांसपोज डब्ल्यू। अब आपको समझ में आ गया होगा हमने यहाँ बी ट्रांसपोज क्यों लिया। सेम जो ए था हमारा वो भी ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू, क्योंकि रो और कॉलम जो हैं चेंज हो जाएंगे एक की, और एक्स की जगह डब्ल्यू आ जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो अब हम करने जा रहे हैं, ए ट्रांसपोज डब्ल्यू। डुअल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, जैसे हमने मिनिमाइज को मैक्सिमाइज किया, यहाँ पे जो हमारे ग्रेटर देन कंस्टेंट थे, जो मैंने आपको अभी बताया था कि इसका बेनिफिट क्या है, जब भी ग्रेटर देन कंस्टेंट में आ जाता है तो हमें बिग एम या टू फेज लेना पड़ता है। अब हमारी डुअल प्रॉब्लम में ये लेस देन में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन, और अगर वहाँ लेस देन है प्राइमल में तो यहाँ ग्रेटर देन होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू
चूंकि हमने बी को सी की जगह ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया था तो सी को बी की जगह ट्रांसपोज कर रहे हैं तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा। क्लियर? तो मैक्सिमम जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू, कंस्ट्रेंट में ए ट्रांसपोज डब्ल्यू लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, और डब्ल्यू ग्रेटर देन जीरो होगा। यहाँ बुक में मिस्टेक है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ, इसकी जगह डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको जब हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये नीचे आप देख पा रहे हैं बी ट्रांसपोज हो गया है, सी जो था जहाँ सी था वहाँ बी ट्रांसपोज हो गया, जहाँ पे बी था वहाँ सी ट्रांसपोज हो गया, और ए की जगह ए ट्रांसपोज ही किए हैं हमने। और आप वेरिएबल भी देख रहे होंगे, जो हमारे उसमें बी एम था तो डब्ल्यू एम तक जाएगा। बी एम था हमारा प्राइमल प्रॉब्लम में, यहाँ ट्रांसपोज होकर बी एम रहेगा तो डब्ल्यू बी एम तक जाएगा, और जो ए थे वो एम एन हमारे ट्रांसपोज होके आ गए हैं। तो ये हमारा किसी भी सिमेट्रिक प्रॉब्लम का प्राइमल से ड्यूअल बनाने का तरीका है। एक कंक्लूड रूप में आप देख लीजिए, जो ओरिजिनल हमारी प्रॉब्लम होती है उसमें सी की जगह बी ट्रांसपोज आता है, ए की जगह ए ट्रांसपोज ही रहता है, और बी की जगह सी ट्रांसपोज आता है। और जो भी हमारे अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमम है तो मिनिमम होगा, मिनिमम है तो मैक्सिमम होगा, और कंस्ट्रेंट में जो साइन दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन ड्यूअल में होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी प्राइमल सिमेट्रिक प्रॉब्लम का ड्यूअल बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद हम अगर हमें अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम दी हुई हो, निकालनी हो, तो कैसे करते हैं? अनसिमेट्रिक का मतलब क्या है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी हमारी? आइदर कंस्टेंट लेस देन में हो, इक्वल टू में हो। यहाँ पे आप देखिए लेस देन इक्वल टू मिक्स भी हमने लिए थी कुछ प्रॉब्लम, जिनको हम एक साइड में कन्वर्ट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब भी आप देखिए ये दी हुई प्राइमल प्रॉब्लम में सारे कंस्टेंट इक्वल फॉर्म के हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम अनसिमेट्रिक ले रहे हैं। क्लियर? जब लेस देन फॉर्म में भी नहीं हो, इक्वल टू फॉर्म में भी नहीं हो। हमने ये भी देखा था जब लेस देन इक्वल टू मिक्स में और एक कांस्टेंट हमें इक्वल दे रखा था तो हम उसको दो में ब्रेक कर देते थे, एक बार लेस देन लिखते थे, एक बार ग्रेटर देन लिखते थे, और जिस तरह की फॉर्म चाहिए थी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके एक जैसा बना लेते थे। पर यहाँ सारे ही इक्वल में दे रखे हैं तो अनसिमेट्रिक। ओके, तो इसका हम ड्यूअल वैसे की वैसे ही बनाते हैं, सिर्फ जो है चेंज वो हमारा ये देखिए आप अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया हमने इसको, और मैट्रिक्स से हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हमने इक्वल टू आ रहा। देखिए यहाँ पे जब इसकी ड्यूअल में कन्वर्ट करते हैं तब हमें समझने की बात है, ये जो इक्वल टू आने से हमने इसे इनसिमेट्रिक का है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह भी लगाया हमने यहाँ। तो ये अनसिमेट्रिक को बनाते समय हमें क्या क्या ध्यान और रखना है वो देखेंगे हम यहाँ पे। ये देखिए ड्यूअल प्रॉब्लम बनाने जा रहे हैं हम। वहाँ पे हमारे पास ये था निम्नतम कीजिए, यहाँ पे हमने कर लिया अधिकतम कीजिए, जेड डी इज इक्वल टू ये। तो ये जब हम करते हैं तो ये जो साइन हमने लिया है, चूंकि यहाँ अधिकतम है इसलिए लेस देन ले रहे हैं, निम्नतम होगा तो ग्रेटर देन लेते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ अधिकतम है तो हमने लेस देन ले लिया, और डब्ल्यू पे ये कांस्टेंट ले लिए, जिसका ड्यूअल अगर वापस मल्टीप्लाई करके लिखें तो इस फॉर्म में आएगा, b1 w1 b2 w2, इन सब का सम कांस्टेंट आ जाएंगे और w आ जाएगा। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि चूंकि ये इक्वल फॉर्म में है तो w का ग्रेटर देन या लेस देन होना बहुत ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे कई बार ये w's हैं जो बाउंडेड फॉर्म में भी मिल सकते हैं, इसलिए इन्हें अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। ये भी एक इसका तरीका है। कुछ चीज़ें जो हमें यहाँ ध्यान रखनी है, जैसे एक अभी हमने बात करी अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम में चरों के नॉन नेगेटिव का प्रतिबंध लागू होता है, इनके चरों में चिन्हों में अप्रतिबंध भी हो सकते हैं। अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्सिमम की है तो उसके संगत अनसिमेट्रिक ड्यूअल प्रॉब्लम मिनिमाइज की होगी और कंस्टेंट का साइन ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। और दो तीन बातें यहाँ जो आपको इसमें ध्यान रखनी है उनमें इम्पॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि प्राइमल प्रॉब्लम केवल निम्नतीकरण में ही हो, मिनिमम में ही हो, अधिकतम में भी हो सकती है। उस स्थिति में ड्यूअल फॉर्म का प्राइमल या प्राइमल का ड्यूअल निकालने पे हमें क्या क्या चीज़ें क्लियर होती है कि ड्यूअल प्रॉब्लम में जो वेरिएबलों की संख्या होती है ड्यूअल में w1 से wm, वो प्राइमल प्रॉब्लम के प्रतिबंधों की संख्या के बराबर होती है। प्राइमल प्रॉब्लम में जो प्रतिबंध दे रखे हैं उनकी संख्या के बराबर होती है। इसी के साथ अगर ड्यूअल प्रॉब्लम की जो प्रतिबंधों की संख्या है
वो प्राइमल प्रॉब्लम के चरों की संख्या यानी वेरिएबलों की संख्या के बराबर होगी। पर ये कंडीशन हमारा सिमेट्रिक फॉर्म के लिए है, ठीक है। अनसिमेट्रिक फॉर्म में हमारा दोनों केसेस हो सकते हैं, अनसिमेट्रिक इसीलिए उसको हम कह रहे हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही है। कल हम इसके न्यूमेरिकल लेंगे, कैसे हम दी हुई न्यूमेरिकल एलपीपी प्राइमल प्रॉब्लम को डुअल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, ये चेक करते हुए कि वो सिमेट्रिक है या अनसिमेट्रिक है। आज आप इस पर थोड़ा सा वर्क कर लें, कल इसके न्यूमेरिकल से आपको और इसका प्रोसीजर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।